हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जिसका हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें हमने समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। शॉर्ट में मैं एक बार समझा देती हूँ। हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसका हमने एक और क्लासिफिकेशन किया था जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो करने से हमको पैसा मिलता है, इन शॉर्ट। यानी कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई है तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जो हम अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने मेंटल, साइकोलॉजिकल, सोशल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, संतुष्टि के लिए करते हैं। यानी कि हम कोई रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हैं, हम कोई पेरेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर हम कोई सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें हमें पैसा नहीं मिलता, ना हम पैसे की चाह रखते हैं, पैसे की वांट रखते हैं, हम बस वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि बिज़नेस क्या होता है। चैप्टर का नाम यही तो है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस। तो हमने समझ लिया कि बिज़नेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, राइट। अब हमें समझना है कि बिज़नेस होता क्या है। बिज़नेस की अगर देखो मैं बात करूँ, बिज़नेस एक बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है, राइट। बिज़नेस में वो सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं, सारे ऑक्यूपेशंस वो वाले आते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, या तो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी गुड या सर्विस का, या फिर हम सेल और एक्सचेंज कर रहे हैं, हम परचेज़ कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। वो सारे ही ऑक्यूपेशंस बिज़नेस के अंदर आ जाते हैं। तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस सबसे पहली बात एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये हमने समझ ही लिया। और उसमें वो सारे ऑक्यूपेशंस आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑक्यूपेशंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन, सेल, परचेज, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिज़नेस अगर हम बात करें, बिज़नेस का मेन मोटो क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। बिज़नेस हम क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट्स, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। पर बिज़नेस का जो मीनिंग है आज के टाइम पे सिर्फ यही नहीं रह गया है कि सिर्फ पैसा कमाओ, सामान बेच के, सामान प्रोड्यूस करके पैसा कमा रहे हो तो वो बिज़नेस है, नहीं। बिज़नेस में बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व हो गई हैं। और वो चीज़ें क्या हैं आपकी? वो चीज़ें हैं, सबसे पहला आता है आपका क्रिएटिंग अ कस्टमर, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या आता है? क्रिएटिंग अ, कुछ और ले लेते हैं, रुक जाओ यहाँ पे, वाइट कलर का पेन ले लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहला आता है, बिजनेस का मतलब क्या है? इट मीन्स क्रिएटिंग अ कस्टमर, यानी कि आप क्या करो, एक कस्टमर को क्रिएट करो। आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसको ध्यान में रख के बनाओ, ठीक है। ये देखो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपके कस्टमर आएंगे या नहीं। तो आपको कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बिज़नेस ही नहीं चलेगा। अगर आपका कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो आपका बिज़नेस ठप पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, उसको गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना। और कैसे कन्वर्ट करना है? कीपिंग इन माइंड द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स। आपने कस्टमर तो बना लिया, अब उसकी नीड्स और प्रेफरेंस जो है, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है, उस चीज़ को ध्यान में रख के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। थर्ड क्या आता है कि हमने गुड्स और सर्विसेज में कन्वर्ट कर दिया, साथ साथ में हमें नए नए प्रोडक्ट्स भी इनोवेट करने हैं, ठीक है। इनोवेटिंग न्यू गुड्स एंड सर्विसेज, नए गुड्स और सर्विसेज को भी इनोवेट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, हमारा थोड़ा मार्केट एक्सपेंड हो, हमारा बिजनेस बढ़े आगे और कस्टमर्स आए हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, हमने नए गुड्स और सर्विसेज तो बना लिए, फिर हमको इनके बाद इनकी मार्केटिंग करनी है, जिससे कि लोगों तक पहुँच पाए, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हम तक पहुँच पाए और हमारे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो उन लोगों तक पहुँच पाए। तो क्या चार चीज़ें याद रखनी है? सबसे पहला तो हमको क्या करना है, हमको बनाना है कस्टमर, ठीक है। हमने कस्टमर बना लिया। कस्टमर बनाने के बाद हमको कन्वर्ट करना है किसको? रॉ मटेरियल्स को या इकोनॉमिक जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको गुड्स और सर्विसेज में। जब हमने ये काम कर लिया उसके बाद हमें क्या करना है? इनोवेट करना है, यानी कि नए गुड्स एंड सर्विसेज इनोवेट करने हैं। और जो नए और गुड्स और सर्विसेज इनोवेट किए हैं हमने, उनकी हमको क्या करनी है?
मार्केटिंग करनी है। तो ये 4 काम आपको याद रखने हैं, इन्हीं से बनता है बिजनेस का कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस क्या है? इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ कस्टमर, इट इंक्लूड्स कन्वर्टिंग रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इट ऑल्सो इंक्लूड्स इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड मार्केटिंग देम इन ऑर्डर टू मेक देम रीच टू द कस्टमर्स, जिससे कि वो कस्टमर्स तक पहुंच पाएँ, उनकी मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आपने याद में रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। बिजनेस की क्या है, कुछ भाई कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला और बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दैट इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो भाई हम हमेशा से या फिर अभी पिछले लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो क्लासीफाई किया था बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इसका मोटो होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि पैसा कमाना इसका मोटिव होता है। इसका मोटिव ये नहीं होता कि हम सोशल सर्विस करें, समाज सेवा करें, चलो फ्री में बांट देते हैं, इतना महंगा महंगा पैसा लगा रहे हैं अपना लाखों करोड़ों का और फिर फ्री में समाज में दान कर दें। नहीं, हमें प्रॉफिट कमाना है। और जब जहाँ पर मोटो आ जाता है पैसे कमाने का, प्रॉफिट कमाने का, वो हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसीलिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। ये तो ईजी सा हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है कि हम नए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, उनका मतलब नए नए सामान बनाएं और जो आपका रॉ मटेरियल है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट करके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करें और लोगों तक बेचें। ये होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैरेक्टरिस्टिक है बिजनेस का। इसके बाद आता है एक्सचेंज और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने प्रोडक्शन कर लिया पर आप खुद ही खा रहे हो। जैसे मान लो ये है हमारा एक फार्मर, अब ये क्या कर रहा है? ये कोई खेती कर रहा है। ये है हमारा फार्मर और ये क्या करता है? खेती करता है, कल्टीवेशन करता है। अब ये जो भी क्रॉप्स उगा रहा है ये उनको सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उनका सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है। अब जब हम सेल्फ कंजम्पशन करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बिजनेस है। क्यों? क्योंकि हम उसे बेच नहीं रहे हैं, उससे हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अगर ये उस क्रॉप को ले जाके बेच देगा मार्केट में तो इसको कुछ पैसा मिलेगा और वो कहलाएगा इसका बिजनेस। प्लीज़ इग्नोर दिस बैकग्राउंड नॉइस, ओके। तो क्या होगा यहाँ पर? सेल्फ कंजम्पशन अगर हम करते हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। पर अगर ये फार्मर क्या कर रहा है? ये एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, ये सेल कर रहा है उस अपने गुड की या सर्विस की, तब जाके वो बिजनेस कहलाएगा। तो बिजनेस में क्या है? प्रोडक्शन तो होना है, प्रोडक्शन तो इसने कर लिया, पर साथ में सेल और एक्सचेंज भी होना है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज, ठीक है। चौथा आता है डीलिंग इन गुड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मान लो इसने क्या किया, ये जो खेती करी थी ना, इसने क्या किया कि अभी इसने खेती कर ली और सामान अपना बेच दिया मार्केट पे ले जाके, ठीक है, ये हो गया इसका एक्सचेंज और सेल। अब मान लो ये 1-1.5 साल तक कुछ नहीं कर रहा है, इसने सोचा कि छोड़ो रहने देते हैं, फिर इसका मन किया, फिर इसने ऐसे कर लिया, तो ये रेगुलर बेसिस पे काम नहीं कर रहा है, तो ये इसका बिजनेस नहीं कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या किया, मैंने कोई किताबें खरीदी है नई और मैंने उनको महंगे पे बेच दिया एक इंसान को, तो वो मेरा बिजनेस नहीं कहलाएगा। क्यों? मैंने तो मौका देख के बेच दिया ना, पर ये मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रही हूँ। हालांकि हाँ, अगर मैं ये करूँ कि मैं कहीं मार्केट से जाके सस्ते में किताबें लेके आया करूँ और अच्छी जगह पर महंगे में बेचा करूँ, ये मैं शुरू ही कर दूँ डेली का अपना धंधा, तो ये कहलाएगा बिजनेस। तो बिजनेस में एक और चीज़ होनी चाहिए कि ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो आप, जो एक्सचेंज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इट विल बी कॉल्ड एज बिजनेस, अदरवाइज ये बिजनेस नहीं कहलाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है आपका अर्निंग प्रॉफिट। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने यहाँ पे बताया कि हम करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न करना इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। हम करते ही बिजनेस इसलिए जिससे कि हमको प्रॉफिट हो, हमारी गुडविल बढ़े मार्केट में, हमारी नाम बड़ा हो हमारे बिजनेस का, और क्या कहते हैं कस्टमर्स और ज़्यादा आए हमारे पास, हमारी ज़्यादा बिक्री हो, सेल्स बढ़े। तो इस सब के लिए हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या माना जाता है? अर्निंग प्रॉफिट। फिर है आपका रिस्क या अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, यानी कि रिस्क का फैक्टर, ये जो रिस्क फैक्टर होता है ना, वो हर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। कोई भी जो बिजनेसमैन या फिर कोई भी इंसान अपना पैसा कहीं लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है,
तो वो उसी रिस्क के साथ कर रहा है कि मतलब उसके पास रिस्क होता है कि शायद वो पैसा उसके पास रिटर्न होके नहीं आएगा या फिर उसको लॉस फेस करने पड़ जाएंगे। तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब आपको पता नहीं है कि आपके जो रिटर्न है वो आपको अच्छे मिलेंगे या बेकार मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स होती है। और ये जो रिस्क होता है ये हर बिजनेस में होता है। आप कहीं भी पैसा लगाते हो तो आपको एक रिस्क रहता है ना कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ऑब्वियसली। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं एक बार जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे कि ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये हमने कर लिया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जो हम कर रहे हैं वो हम खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सेल या एक्सचेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज या फिर सेल। अब हमने सेल और एक्सचेंज कर लिया, पर ऐसा नहीं है कि साल में एक बार किया, 10 साल में 2 बार किया, नहीं, हम उसे करेंगे रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट्स। फिर आता है क्या कि हमको प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, यानी कि प्रॉफिट होता है हर बिजनेस में, साथ ही साथ प्रॉफिट के साथ भाई रिस्क भी होता है, खाली पैसा ही पैसा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। समझ में आया? एक बार और आप ढंग से समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये फोटो दिमाग में रख लो क्या क्या है। जल्दी जल्दी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहला क्या है आपका, यहाँ पे क्या था स्टार्टिंग से, हाँ, कि एक तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर क्या है यहाँ पे, सेल और एक्सचेंज है, यहाँ पे ये रेगुलर बेसिस पे होता है। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, राइट, बिजनेस रिस्क, ये एक ही पॉइंट है। और अर्निंग प्रॉफिट्स, और एक और पॉइंट था जो कि था आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, याद रखने हैं, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। इसके बाद हमारा देखो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन से देखो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंश है, एक बंदा है अंश ने क्या किया, ही बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹2300, यानी कि 2300 रुपये की उसने बाइसिकल खरीदी। और क्या किया, आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 months ही सोल्ड टू हिज फ्रेंड वंश। अंश ने वंश को साइकिल बेच दी। उसने खुद ने खरीदी थी 2300 रुपये की, खुद ने तो खरीदी 2300 रुपये की, और भाई उसने सोचा कि वंश को ज़रूरत है या वंश को साइकिल चाहिए या जो भी है उसने मांगी, तो उसने महंगे में बेच दी 2900 रुपये में। उसको कितने का फ़ायदा हुआ भाई, 600 रुपये का फ़ायदा हुआ, उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, राइट। आफ्टर 1 year अंश ओपनड अ शॉप ऑफ सेलिंग बाइसिकल्स एंड देयर स्पेयर पार्ट्स। और 1 साल बाद उसने क्या किया कि उसने साइकिल बेचने वाली, मतलब साइकिल वाली दुकान खोल ली और उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह रख लिए, मतलब ऐसी दुकान खोल ली। क्वेश्चन क्या है कि कैन ट्रांजैक्शन बिटवीन अंश एंड वंश बी टर्म्ड एज बिजनेस। ये जो अंश और वंश दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि जब अंश को 600 रुपये का फ़ायदा हुआ साइकिल बेच के, क्या हम उसे बिजनेस कह सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे बिजनेस कहेंगे? नो। क्योंकि पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि उसने रेगुलर बेसिस पे नहीं किया। ऐसा नहीं है कि सबको साइकिलें बेच रहा, फिर उसने 1 साल बाद, 1 साल का गैप ले लिया, ये रेगुलर बेसिस नहीं है। तो ये इन दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है, इट वोंट बी टर्म्ड एज बिजनेस, इसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे। पर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन द सेल ऑफ बाइसिकल्स ऑन हिज शॉप बी टर्म्ड एज बिजनेस। क्या वो जो बेच रहा है अपनी दुकान पे उसको बिजनेस कहेंगे? ऑब्वियसली यस, क्योंकि अब उसने दुकान खोल ली है, वो डेली बेचेगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन बेच दी तो 1 साल दुकान बंद रखेगा, नहीं, उसने कुछ पैसा लगाया होगा ना उसमें, साइकिल्स लेकर के आया होगा, उनके स्पेयर पार्ट्स लेकर के आया होगा, दुकान का भी किराया हो गया, जो भी है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बिजनेस कहलाएगा। पर ये जो अंश और वंश, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, उसने अपने फ्रेंड को बेच दी, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। समझ आया? तो बिजनेस क्या होता है, जो रेगुलर बेसिस पर हो, प्रोडक्शन हो, उसमें सेल और एक्सचेंज हो, यानी कि खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। समझ आया? अब इसके बाद हम मूव करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पर। हर बिज़नेस के देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं तो किसी भी एक्टिविटी का जो एंड होता है ना, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी कोई इंसान एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी उसके कौन से एंड तक जाएगी, वो एंड उसका ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, ये जो पढ़ाई वाली आप एक्टिविटी कर रहे हो, इसका एंड क्या है? आपको क्या करना है, इस पूरे साल तक पढ़ना है और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आपने स्कोर करने हैं, ठीक है, 11th में। ये आपका ऑब्जेक्टिव है और यहीं पर ये आपकी एक्टिविटी एंड होगी ना, राइट। तो बिजनेस तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स
किसी भी एक्टिविटी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो उसके एंड तक ले जाते हैं उसको। तो बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हो उसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का, वो क्या होता है, सबको पता है, वो होता है भाई हमारा अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करने से बढ़िया और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होता। पर हाँ, उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस को फुलफिल करने होते हैं। अब वो क्या है, सबसे पहला आता है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कैसे याद रखोगे, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, 3-4 बार बोलो, याद हो जाएगा, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पर हाँ, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। अब ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की। अब देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उसकी पैसों से रिलेटेड, किस इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी है, तो बिजनेस जो भी है आपका, उसका पैसों से रिलेशन जो भी है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेंगे, मतलब इन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो, ठीक है। जैसे कि क्या, सबसे पहला आपका आ जाता है सर्वाइवल, ठीक है, दूसरा है आपका ग्रोथ, तीसरा है आपका प्रॉफिट। अब ये क्या है, सर्वाइवल मतलब कि सर्वाइव करना होता है ना, यानी कि जिंदा रहना, चलना, टिके रहना। तो किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एक क्या होता है, सर्वाइवल, यानी कि वो उस मार्केट में सर्वाइव कर सके। कैसे सर्वाइव करेगी, मान लो वो जितना भी पैसा लगा रही है, यानी कि जो उसकी कॉस्ट लग रही है जेब से, है ना, मान लो वो वही रिकवर नहीं कर पा रही। जैसे मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस स्टार्ट, तो मैंने लगा दिया अपनी जेब से कितने रुपए, 5 लाख रुपए। अब मान लो मैं वो 5 लाख या फिर जो भी मेरी कॉस्ट लग रही है, हर महीने मान लो मेरे 5 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम हर महीने मेरी जेब से 5 लाख रुपए लग रहा है मेरी कॉस्ट। अब मैं वो 5 लाख रुपए रिकवर ही नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं उस मार्केट में सर्वाइव कर पाऊँगी? नहीं। मान लो मैं रिकवर कर पाती हूँ कभी 4 लाख ही रुपए, 1 लाख का यहाँ पे इस महीने घाटा हो गया, यहाँ पे मैंने कर लिए 3.5 लाख रुपए, ऐसे कर करके मेरा घाटा ही होता जा रहा है। यानी कि ये जो भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है अलग अलग बिजनेसेस के बीच में, अलग अलग फर्म्स के बीच में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, तो उसमें टिके रहना। और वो कैसे टिके रहोगे, बाय कवरिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट को कवर करके। ऑब्वियसली अगर आप कॉस्ट ही नहीं कवर कर पा रहे हो तो आप नहीं टिक पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल। दूसरा आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना ऑफ कोर्स, यानी कि नई नई ब्रांचेस खोलो भाई, नए नए आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, अपना स्केल ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाओ, अपना ये कारोबार फैलाओ, ठीक है, बहुत सारे अच्छा एडवर्टीजमेंट करो, मार्केटिंग करो, कुछ भी जो हो सकता है वो ग्रो करने के लिए करो, वो होता है ग्रोथ। तो किसी भी फर्म के लिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नए नए ब्रांचेस में लॉन्च करे, अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, तो इससे क्या होता है, अपना नाम भी बढ़ता है, अपने बिजनेस का ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो सर्वाइवल और ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या आता है, प्रॉफिट। ये तो अभी हमने पढ़ा, प्रॉफिट तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। क्या है कि वो पैसा प्रॉफिट अर्न करे। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे 4 लाख का, 3.5 लाख का वो हो रहा था, रेवेन्यू मिल रहा था, यानी कि मैं इतना कमा रही थी, पर जेब से मेरे लग रहा था 5 लाख रुपए, यहाँ पे मैंने 1.5 लाख रुपए मेरा लॉस हो गया। यहीं अगर मैं मान लो 6 लाख रुपए कमा रही हूँ 5 लाख लगा के, या फिर मैं 5.5 भी कमा रही हूँ, तो ये इसमें से मेरा यहाँ 5.5 मैंने अगर कमाए तो यहाँ पे 50,000 मेरा प्रॉफिट है। तो अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मुझे फुलफिल करने पड़ेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, एक तो वो सर्वाइव कर सके, दूसरा कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, और तीसरा कि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट, ये होगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब बात आती है दूसरे ऑब्जेक्टिव्स की हमारे, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं
सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए करना है, अपना ही कारोबार बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ रखनी है, अपना ही प्रॉफिट रखना है, खुद को सर्वाइव करना है। भाई सोसाइटी के लिए भी तो कुछ करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज जो यूज़ कर रहे हो, रॉ मटेरियल्स जो यूज़ कर रहे हो अपना बिजनेस चलाने में, वो सोसाइटी के ही यूज़ कर रहे हो अल्टीमेटली। तो सोसाइटी को इन रिटर्न कुछ पे करना पड़ेगा कि नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें देनी पड़ेंगी कि नहीं। तो सबसे पहली अच्छी चीज़ क्या आती है कि सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना करके दो। ऐसा नहीं है कि आप बेकार पैसा तो लगा रहे हो बराबर, पर आप बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हो सोसाइटी को। एक तो इससे सोसाइटी का नुकसान है, दूसरी चीज़ कि आपका नाम ही खराब होगा। ऑब्वियसली आपने एक बार बेच दिया एक कस्टमर को, तो दूसरी बार वो लेने नहीं आएगा, दूसरी बार वो आएगा नहीं, आपके कस्टमर बने नहीं रहेंगे अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं बेचोगे। और आज के टाइम पे हर कोई कस्टमर अच्छी क्वालिटी डिमांड करता है। अगर वो सोचता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ इतना, तो मैं इसकी वैल्यू जानूँ और उतनी ही क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिले। ये नहीं कि 50 रुपये की चीज़ में आप 10 रुपये की सामान दे रहे हो, ये गलत चीज़ है। और क्वालिटी से मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर हाई फाई चीज़ें खरीद रहे हैं, बड़ा बड़ा सामान जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, आपका एसी हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ों में हम क्या सोचते हैं कि इन चीज़ों की, इन सामान की ड्यूरेबिलिटी हो, बहुत टाइम तक चले, क्योंकि टीवी, एसी, फ्रिज ऐसा सामान नहीं है हर साल कोई बदलता है, 10-10 सालों तक चलता है। तो ड्यूरेबल होना चाहिए सामान। अगर हम कोई वैसा सामान खरीद रहे हैं जैसे कि प्रेशर कुकर है, आपका क्या होते हैं वो माइक्रोवेव्स हैं, तो इनमें सेफ्टी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बेकार क्वालिटी का दे रहे हो और वो उसने मान लो एक बार अवन में कुछ पिज़्ज़ा बनाया वो फट गया, नहीं, ये गलत चीज़ है। या फिर आप मतलब कुल मिलाकर के हम प्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई खाने पीने का सामान लेने जाते हो तो देखते हो ना कि प्योर है कि नहीं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कुछ मिलावट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको सप्लाई करने हैं, सोसाइटी का भला करना है, ठीक है। साथ ही साथ इससे अपना भी भला होगा, हमारे कस्टमर्स भी बने रहेंगे, वो 4 लोगों को बताएंगे कि भाई अच्छा सामान बेचता है, इसके पास जाओ, है ना। तो ये हमारे लिए भी फ़ायदा है। दूसरा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है, हमको होर्डिंग नहीं करनी है, ठीक है। हमको अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट नहीं करना है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, यूजुअली आप अगर आटा वाटा लेने जाओ तो उसमें ना कोई एक आटा होता है, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और कुछ थोड़ा घटिया क्वालिटी का होता है। तो क्या होता है, लोग जो आटे चक्की वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छी क्वालिटी का डाल देते हैं और बेकार भी डाल देते हैं साथ में। तो ये गलत चीज़ है, आपको मिलावट नहीं करनी है। या फिर जैसे दूध वाले करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं, तो ये अडल्ट्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, कभी ना कभी इंसान को, कस्टमर को पता चलेगा ना कि आप उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उसमें मिलावट कर रहे हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो। तो ये गलत चीज़ है। और इससे क्या होता है, साथ ही साथ आपका नाम खराब होगा, गुडविल ख़राब होगी, आप पर फाइन लग सकता है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और साथ ही साथ ये लॉज के खिलाफ है, कस्टमर जो कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स वगैरह होते हैं उनके खिलाफ है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी है। तीसरा आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। जब आप कोई बिज़नेस चला रहे हो अपना, तो ऑब्वियसली आपको लोगों की, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करो, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो हर जगह होती है, ठीक है, सब जगह बसी हुई होती है, हर जगह है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इससे क्या होता है, लोगों को भरोसा मिलता है कि ये अच्छी कंपनी है, इसकी गुडविल अच्छी, हम इसमें काम करेंगे, हमारा भी नाम होगा, इस कंपनी का भी नाम होगा, ये कंपनी भी साथ में ग्रो करेगी, राइट। और हो सके तो कुछ जो हमारे आप कह सकते हो नेग्लेक्टेड सेक्शंस है ना जो हमारी सोसाइटी के, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो। जैसे कि जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, राइट, जो आपके वीकर सेक्शन से होते हैं, या फिर जो विमेन होती हैं, उन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, जिससे कि आपका भी नाम होगा और उन लोगों का भी भला हो जाएगा, राइट। फिर होता है फोर्थ, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस या फिर आप कह सकते हो इसको सोशल सर्विस, सोशल सर्विस भी कह सकते हैं। सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस मतलब कि आप लोगों का भला करो। हालांकि हर बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैंने बताया, यानी कि पैसा चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पैसे के लिए करो। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है
आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप कुछ काम सोशल सर्विस के लिए भी कर सकते हो। आप एनजीओज़ खुलवा सकते हो, आप हॉस्पिटल्स बनवा सकते हो जहाँ पे फ्री मेडिकल सर्विसेज हों, ठीक है, फ्री आपका ट्रीटमेंट होता हो। आप छोटे बच्चों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए स्कूल्स बनवा सकते हो, और जो विडोज़ हो सकती हैं उनके लिए आप कुछ अलग कुछ काम कर सकते हो। तो ये सोशल सर्विस करना भी ज़रूरी होता है, या फिर करना चाहिए हर बिज़नेस को, जिससे कि एक तो वो सोसाइटी को इन रिटर्न पे करेगा, वो उसके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको इन रिटर्न कुछ ना कुछ पे करेगा, समाज का भला करेगा, उसका अगेन हर चीज़ से बिज़नेस की ज़रूर गुडविल बढ़ेगी, लोग पहचानेंगे। जैसे अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, टाटा कह लो, अंबानी की जो रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, ये लोग क्या करते हैं, इनके अलग अलग एनजीओज़ हैं, बहुत सारे सोशल सर्विस प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं ये। तो इससे क्या होता है, इनका नाम बढ़ता है, लोग इनकी और कंपनीज़ जो मतलब लोग हैं इनकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, इन पर भरोसा रखेंगे, है ना। इससे इनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, लोग इनके शेयर्स खरीदने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से। तो कम्युनिटी सर्विस करना या सोशल सर्विस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट आता है आपका अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, यानी कि हमें पोल्यूशन अवॉइड करना है। हम कुछ भी अगर सामान बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें कुछ कूड़ा कचरा रह जाता होगा, ठीक है, गंदगी रहती होगी। तो ऐसा नहीं है कि भाई तालाब में बहा दिया, किसी नदी में बहा दिया, फैक्ट्री के बाहर पटक दिया, जैसे आजकल होता है, हर जगह पर होता है नदियों में। जैसे अब अगर आप कानपुर में जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे क्या आई गेस वो बनता है, क्या कहते हैं उसे, मुझे याद, लेदर की वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ पे जो भी नदी है कानपुर में वो बहुत गंदी है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा सब कुछ पड़ा रहता है, और वहाँ का नदी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, आपको इको फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने हैं और इको फ्रेंडली रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। पोल्यूशन नहीं करना है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, क्योंकि आप रिसोर्सेज भी इन्वायरमेंट से ही ले रहे हो, लोगों से ले रहे हो, तो उन्हीं को हार्म करोगे तो अगले दिन को आपको रिसोर्सेज भी नहीं मिलने वाले हैं, फिर आपका ही बिज़नेस सफ़र करेगा, आपका बिज़नेस ठप। तो पोल्यूशन अवॉइड करना है, आपको इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करने हैं, एनवायरमेंटल मतलब सेफ्टी रखनी है, ये सारी चीज़ें आपने रखनी है, ठीक है। क्या क्या हो गया, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और रीज़नेबल प्राइस पर, ठीक है। दूसरा आपको एम्प्लॉयमेंट देना है और सोशल सर्विस, और दो चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या, एक तो पोल्यूशन और दूसरा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये सारी ही काम आप क्यों करोगे, सोसाइटी के लिए, और इसीलिए ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं तीसरे तरह के, कौन कौन से थे, एक तो इकोनॉमिक, दूसरा था सोशल, और तीसरा क्या था, ह्यूमन, या फिर जिसे हम पर्सनल भी कह सकते हैं। अब आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ह्यूमन। अभी जो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किससे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं एम्प्लॉयज़ से। सोसाइटी वाले किससे रिलेटेड थे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स सोसाइटी से, ह्यूमन और पर्सनल ये एम्प्लॉयज़ से, जो भी आपकी बिजनेस फर्म है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड है। अब उनके लिए आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपका काम अल्टीमेटली वही लोग तो कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ से तो काम करा रहे हो ना, तो उनके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप उनके लिए नहीं करोगे तो वो आपके लिए क्यों करेंगे, आपका बिजनेस सफ़र करेगा, आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको उनके लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब क्या काम करने हैं, सबसे पहले तो कंपेटिटिव सैलरी, एटलीस्ट उनको एडिकेट सैलरी, जो आप जितना काम करा रहे हो उतना आप उसको सैलरी तो दो। आप काम करा रहे हो भाई 50,000 रुपये का, आप उसको सैलरी देते हो 35,000 रुपये, ये गलत चीज़ है ना। आप उसको 24 घंटे काम करा रहे हो, एक्स्ट्रा आप उसको क्या कहते हैं ओवर टाइम भी करा रहे हो, फिर भी आप उसको उतनी सैलरी दे रहे हो, बोनस नहीं दे रहे हो, या फिर मतलब जो पे करना है एक्स्ट्रा टाइम का वो नहीं कर रहे हो, तो ये गलत चीज़ है। अगले दिन को हो सकता है वो जॉब छोड़ दे, उसको और महंगी सैलरी वाली, अच्छी सैलरी वाली कहीं जॉब मिल जाए, तो वो एक सेकंड नहीं सोचेगा आपकी जॉब छोड़ने से पहले, वो सोचेगा कि भाई ये तो मुझसे इतना काम कराता है, ऊपर से सैलरी भी नहीं देता, मैं क्यों करूँ इसके यहाँ काम। तो इसीलिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उतनी ही रखनी चाहिए जितना कि आप उससे काम करा रहे हो, एडिकेट सैलरी उसको दो। दूसरा है कि गुड वर्किंग कंडीशंस, आपको एम्प्लॉयज़ को हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है, अगर आप उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन ही प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, जहाँ काम करा रहे हो वो जगह ही अच्छी नहीं है, वहाँ पर वो कंफर्टेबल ही नहीं है, सेफ़ नहीं है, तो वो क्यों काम करेंगे। मान लो भीषण गर्मी में आप उससे काम करा रहे हो, आपने उसके केबिन में एसी या पंखा या कूलर नहीं लगवा रखा है, तो वो गर्मी में तप नहीं जाएगा, उसको काम नहीं होगा, वो अपना 100% कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। इससे
आपका बिजनेस सफ़र करेगा जब वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ नहीं होगा। तो गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अच्छे से काम करें और हमारी हेल्प करें हमारे बिजनेस को ग्रो करने में। तीसरा है पर्सनल ग्रोथ। अब देखो, पर्सनल ग्रोथ यानी कि उस एम्प्लॉय की खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, यानी कि आप उसको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे वो और ज़्यादा ग्रो कर सके। आप उसकी क्या कह सकते हैं, स्किल्स पर ध्यान दो, उसको अलग अलग उसके लिए क्या कहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करो। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करो जिससे कि वो और आगे बढ़ सके और कुछ नया सीखे, उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसकी भी ग्रोथ हो। और जब एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होती है, इट लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑटोमेटिकली। तो पर्सनल ग्रोथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है पीयर रिकग्निशन। पीयर रिकग्निशन मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं ना आपस में, उनके बीच में अच्छे तालमेल हों। पीयर रिकग्निशन का मतलब हो सकता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयज़। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके बीच में अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, वो एक दूसरे के काम की रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि अब आप अपने बॉस की तरफ थोड़ा हेट से देख रहे हो कि वो भाई ऑर्डर चलाता रहता है, काम करने नहीं देता, चिक चिक करता है। तो अपने एक दूसरे के काम की रेस्पेक्ट करो, साथ साथ एक दूसरे की हेल्प करो, कोऑर्डिनेशन रखो, एक साथ में कोऑपरेट करो, एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, एक दूसरे के साथ स्टैंड रखो अपना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हर एम्प्लॉय के साथ में, और साथ ही साथ जो आपका मालिक है, ओनर है, एम्प्लॉयर जो है, उसके साथ में भी। लास्ट आता है आपका स्पेशल बेनिफिट्स। स्पेशल बेनिफिट्स में जैसे कि क्या आ सकता है, अगर आप क्या कर सकते हो, हॉलीडे ट्रिप प्रोवाइड्स कर सकते हो किसी भी एम्प्लॉय को। ठीक है, जैसे कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसको हॉलीडे ट्रिप दो, राइट। आप उसकी किसी भी चीज़ का खर्चा उठा सकते हो, जैसे कि आप उसको फ्री मेडिकल सर्विसेज दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल का फ़ीस वगैरह पे कर सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों की भी स्कूल की फ़ीस पे करती हैं, उनके लिए इंटरनेशनल ट्रिप प्रोवाइड करती हैं, उनकी मेडिकल सर्विसेज का खर्चा उठाती हैं, बहुत उनके घर के जो अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कह सकते हो, HRA जिसे हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करोगे, जिससे कि ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हेल्प करने में। ये आपके ह्यूमन या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फुलफ़िल होंगे। इसके साथ ही आपका जो बिज़नेस है, उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल होंगे। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बार और हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पे मैं सारे ही लिखती हूँ अच्छे से। ये था आपका क्या, बिज़नेस। ठीक है, अब बिज़नेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताए थे। सबसे पहला आपका आता है इकोनॉमिक, राइट। उसके बाद दूसरा आपका आता है सोशल, और तीसरा आपका क्या आता है, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल। ये 3 तरह के आपके हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, बिजनेस फर्म से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, सोसाइटी से रिलेटेड। और ये जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, ये आपके एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये हो गया कहानी ख़त्म। अब इकोनॉमिक में क्या क्या थे, इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला था हमारा सर्वाइवल। ठीक है, दूसरा था हमारा ग्रोथ, तीसरा था हमारा प्रॉफिट। ये 3 हमारे क्या थे, आपके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सरवाइव कर सके, ग्रो करे, यानी कि अपना बिजनेस बढ़ाए, एक्सपेंड करे, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, ब्रांचेस लॉन्च करे, नहीं प्रॉफिट, यानी कि सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे। फिर आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला आपका क्या था कि हम क्या करें भाई, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचें। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं। साथ ही साथ इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हम उन सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को रीज़नेबल प्राइस पर बेचें। ज़्यादा महंगा प्राइस रखोगे तो भाई आपके पास कोई नहीं आने वाला, आपकी दुकान बंद है। ठीक है, तीसरा आपका क्या आता है, आप क्या करो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो। फिर आपका और क्या आ सकता है, 2 चीज़ें आपको अवॉइड करनी थी। एक तो आपको क्या अवॉइड करना है, अवॉइड पॉल्यूशन अवॉइड करना था एक तो, और आपको एक और चीज़ क्या अवॉइड करनी थी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनफेयर ट्रेड
प्रैक्टिसेस, ये भी आपको अवॉइड करना था। फिर इसके बाद एक और पॉइंट और था जो आपने क्या था यहाँ पे, कम्युनिटी सर्विस, राइट। यहाँ पे आपको एक और काम क्या करना है, सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस भी करनी होती है। ये थे आपके क्या, सोसाइटी से रिलेटेड आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने फुलफिल करने हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, हमें अच्छी सैलरी देनी है, यानी कि एडिकेट सैलरी, ठीक है, अच्छी सैलरी चाहिए। फिर हमको क्या चाहिए कि उनके पास अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, गुड या फिर हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, राइट। तीसरा आपका क्या आ सकता है कि पीयर रिकॉग्निशन हो, एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के मतलब कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे अपने आपस में कोऑपरेशन रखें, ये सारी चीज़ें करें। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, पीयर रिकॉग्निशन हो गया, और आपका क्या था कि उनको स्पेशल बेनिफिट्स देना, ठीक है, स्पेशल बेनिफिट्स हो गए, राइट। और एक और कोई पॉइंट था आपका, यानी कि पर्सनल ग्रोथ, उनकी पर्सनल ग्रोथ पे भी आपको खर्चा करना होता है। पर्सनल ग्रोथ जैसे कि आप उनको कोई स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो एक्स्ट्रा, आप उनको ट्रेनिंग के लिए मान लो अब्रॉड भेज रहे हो, कोई अच्छी स्किल्स वगैरह सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी। क्या क्या हमने पढ़ा, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद रखने हैं कि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। क्या क्या थे कि वो क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, राइट। उसमें प्रोडक्शन होता है, उसमें सेल और एक्सचेंज होता है, आपका क्या कहते हैं रेगुलर बेसिस पे होता है, उसमें प्रॉफिट होता है और रिस्क होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में। और इसी के साथ में आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू गिव इट लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करें, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपको जो भी नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑफ कोर्स। और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद से पॉइंट्स लिख सकते हो ऑफ कोर्स शॉर्ट में, पर आपको अच्छे बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।